Good morning, all my dear students of class 5. Today we are going to start a new lesson from our grammar. हम आज व्याकरण बुक से हिंदी व्याकरण बुक से नया लेसन शुरू करने वाले हैं, नया पाठ शुरू करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है शब्द रचना। अंग्रेज़ी में उसे जैसे कि लिखा हुआ है, अंग्रेज़ी में इसे मॉर्फोलॉजी भी कहा जाता है। यहाँ पर हम तरह तरह के शब्दों के बारे में जानेंगे और उनके रचनाओं के बारे में जानेंगे, और कितनी तरह के शब्द होते हैं उसके बारे में भी हम ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, आओ मिलकर शब्द बनाए, अपनी भाषा का ज्ञान बढ़ाए। रूढ़ योगिक योग रूढ़ बनाए, विकारी अविकारी से शब्दों का एक कोश बनाए। तो चलिए हम जानते हैं शब्द रचना के बारे में। देखिए क्या लिखा है कि पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा कि वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। जैसे सूरज को मैंने आपको बताया था सूरज को किस तरह से लिखा जाता है, स हलंत प्लस बड़ा ऊ प्लस र प्लस अ प्लस ज प्लस अ। फिर पेड़ को हम किस तरह लिख सकते हैं, प प्लस ए प्लस ड़ प्लस अ। ये मैंने आपको पिछले कक्षा में भी बताया था, पिछली कक्षाओं में भी बताया था। क्लास 4 में जब थे आप बच्चे तब भी मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। अब सूरज और पेड़ दोनों ही शब्दों का अर्थ है अर्थात ये सार्थक शब्द हैं। हम इन्हें समझते हैं और पहचानते हैं तथा इनका चित्र बना सकते हैं। अब यहाँ पर लिखा है कि सूरज और पेड़ जो हैं दोनों सार्थक शब्द हैं। अर्थ क्या होता है सार्थक शब्द का, मतलब जिसका कोई अर्थ हो। जैसे मैं अगर बताऊं आपको सूरज, तो इसका अर्थ है। अगर मैं वहीं पर आपको बताऊं रूसज, जिसका कोई अर्थ नहीं है, तो वो सार्थक शब्द नहीं होगा। तो सार्थक शब्द होने के लिए हमें वर्णों को कुछ इस ढंग से लिखना होगा ताकि उससे कोई अर्थ निकले, तभी जाके वो सार्थक शब्द बनेगा। कई बार बोलते समय हम सार्थक यानी मीनिंगफुल शब्दों के साथ कुछ ऐसे ध्वनि समूह का भी प्रयोग करते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता। जैसे पानी वानी, गर्मी शर्मी। यहाँ वानी व शर्मी का कोई अर्थ नहीं है, अर्थात ये निरर्थक है और निरर्थक है। इसी तरह पशु पक्षियों की ध्वनि बोधक आवाज़ें जैसे चू चू टर टर या बेजान वस्तुओं के द्वारा किया गया शोर जैसे टिन टिन गड़गड़ आदि भी निरर्थक शब्द हैं। तो निरर्थक शब्द जैसे कि मैंने आपको बताया, सार्थक शब्द मतलब जिसका कोई अर्थ हो, जिसका कोई अर्थ निकलता हो, जिसके बारे में हम जानते हो, जिसका हम चित्र बना सकते हो, जिसे हमने कभी देखा हो सुना हो, तो वो सार्थक शब्द है। निरर्थक शब्द मतलब जिसका कोई अर्थ ना हो। जैसे हम कभी कहते हैं पानी वानी, राहुल चाहुल, कुत्ता भुत्ता। तो ये भुत्ता, चाहुल और वानी, गर्मी शर्मी, ये शर्मी, ये सभी क्या है, निरर्थक शब्द है, इनका कोई अर्थ नहीं है। उसी प्रकार जैसे पशु पक्षियों की आवाज़ चू चू, पक्षी क्या करते हैं चू चू, जिसका तो कोई अर्थ ही नहीं है। उसी प्रकार मेंढक कैसे क्या करता है टर टर, कुत्ता कैसे भौंकता है भौ भौ। तो ये भौ भौ टर टर चू चू ये सभी क्या है, निरर्थक शब्द है। अब हम जानेंगे शब्दों के भेद के बारे में। तो हिंदी भाषा में सभी सार्थक शब्दों को 3 आधार पर बांटा गया है। तो सार्थक जितने भी शब्द हैं, मतलब मीनिंगफुल शब्द जो हैं, उनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है रचना या बनावट के आधार पर, और तीसरा है
प्रयोग या व्याकरण के आधार पर। तो पहला हम जानेंगे स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। तो पहले तो दिया गया है कि हिंदी भाषा में सभी सार्थक शब्द को कितने आधार पर बांटा गया है। हिंदी भाषा में सभी सार्थक शब्दों को 3 आधार पर बांटा गया है। क्या क्या? स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, फिर दूसरा है रचना या बनावट के आधार पर, फिर तीसरा है प्रयोग या व्याकरण के आधार पर। अब हम पहला वाला समझेंगे, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। तो देखिए, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द को 4 प्रकार से बांटा गया है। तो स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर का मतलब होता है कि ये शब्द कहाँ से निकले हैं, कहाँ से आए हैं। तो स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला है तत्सम शब्द, फिर है तद्भव शब्द, फिर है देशज शब्द, फिर है विदेशी शब्द। तो चलिए हम एक एक करके इनकी ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। पहला है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द कौन से शब्द होते हैं? जो संस्कृत शब्द ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे जल, पृथ्वी, सर्प, प्रथम, सूर्य, वायु आदि। तो ऐसे शब्द जो कि संस्कृत से लिए गए हैं और संस्कृत से वे शब्द लेके जैसे संस्कृत में लिखे जाते हैं वैसे ही इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उन शब्दों को तत्सम कहते हैं। जैसे पृथ्वी, सर्प, प्रथम, सूर्य, वायु आदि। अब ख नंबर पर है तद्भव शब्द। जो शब्द संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव के बाद बने हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे सूरज का सूर्य, फिर सर्प का साप, प्रथम से आया पहला, घृत के आया घी, पंच से आया पाँच, घोटक से आया घोड़ा, दंत से आया दांत, कर्ण से आया कान, हस्त से आया हाथ। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, तद्भव शब्द का अर्थ है ऐसे शब्द जो कि संस्कृत से तो आए हैं लेकिन थोड़े से उनमें बदलाव भी किया गया है, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। अब है देशज शब्द। देशज मतलब देश का, यानी जो कि हमारे देश में ही जन्मा हो, हमारे देश से ही उत्पन्न हुआ हो। ये वे शब्द हैं जिनका संस्कृत या अन्य भाषाओं से कोई संबंध नहीं है। ये देश में ही प्रचलित विभिन्न बोलियों व भाषाओं से बने हैं। जैसे पेट, कलाई, खिड़की, पगड़ी, गाड़ी, जूता, पैसा, रोटी आदि। तो देशज शब्द वे शब्द हैं जिनका संस्कृत या अन्य भाषाओं से कोई ताल्लुकात नहीं है। ये हमारे देश के ही खुद के शब्द हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। उदाहरण स्वरूप लिखा गया है पेट, कलाई, खिड़की, पगड़ी, गाड़ी, जूता, पैसा, रोटी आदि। घ नंबर है विदेशी शब्द। तो इसके नाम से ही हमें पता चलता है ये शब्द विदेशी है, यानी कि विदेश का है, विदेश से आया हुआ शब्द है। तो विदेशी या विदेशज शब्द वे शब्द हैं जो दूसरे देशों की भाषाओं से हिंदी में आए हैं। इन्हें आगत शब्द भी कहते हैं। जैसे अमीर, रेडियो, स्कूल, स्टेशन, टेलीविज़न, बंदूक, रुमाल, तौलिया, दुनिया आदि। तो विदेशी शब्द वे शब्द हैं जो विदेश से हमारे देश पर आए थे और इन्हें हमने अपने भाषा पर इस्तेमाल करने लगे। तो इसी के साथ मैं आज की कक्षा यहीं पर समाप्त करता हूँ। दूसरी कक्षा में हम इसी पार्ट के दूसरे टॉपिक्स को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।